नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 4। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देश किस रूप में कहे जाते हैं? यानी दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं: समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है दूसरी दुनिया के देश जो है, यानी कि वो है समाजवादी देशों को जो है दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब हमारा अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत से, चीन से या फ्रांस से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे पहले खुले द्वार की नीति को अपनाया था, इसीलिए इसका संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और 1978 में जो है इसने 1978 में जो है चीन ने भी खुले द्वार की नीति को अपना लिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल किस वर्ष में लोकतंत्र गणराज्य बना? 2012 में, 2008 में, 2006 में या 2002 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। 2008 में जो है नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में जो है इसका संविधान लागू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया था? पीपल की, नीम या जैतून या आम? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैतून। मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले कौन सा संघ था जो कि इस विश्व की शांति की सुरक्षा के लिए बना था? अब हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अभी क्रियाशील नहीं है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यास परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अब क्रियाशील अंग नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निजाम का संबंध भारत की किस रियासत से है? जम्मू कश्मीर से, जूनागढ़ से या भोपाल से या हैदराबाद से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद से जो है निजाम का संबंध है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया था? चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ या श्रीलंका के साथ? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन के साथ जो है 1954 में भारत ने पंचशील समझौता किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 में जो है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अब हमारा अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध था महिला आरक्षण से, धार्मिक आरक्षण से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण से या अन्य पिछड़ा वर्ग से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्य पिछड़ा वर्ग से जो है मंडल आयोग का संबंध था। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 1956 तक, 1956 से 1961 तक, 1961 से 1966 तक या 1971 से 1976 तक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 1961 तक और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से 1966 तक। अब आते हैं हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि पूर्वी यूरोप के उन 2 देशों के नाम बताइए, यानी पूर्वी यूरोप के उन देशों के नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देशों के रूप में जाने गए। तो पूर्वी यूरोप के 2 देश चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया विभाजित होकर अलग अलग देशों में बट गए थे। अगला आता है कि दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया में शामिल भारत और पाकिस्तान है, आपका भूटान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, तो ये जो है और श्रीलंका भी। तो ये सभी जो है दक्षिण एशिया में शामिल देश हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो 2 गैर सरकारी वो जो है कौन सी हैं? तो वो जो है
अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जिन्हें हम बोलते हैं INGO, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और कैथोलिक रिलीफ सर्विस आदि। तो ये जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं जो कि गैर सरकारी हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। अगला आता है वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 महामारियों के नाम लिखिए। तो वैश्विक स्तर पर फैलने वाली 2 महामारियां कोविड-19, एक तो कोविड-19, दूसरा है इन्फ्लुएंजा जिसे हम बोलते हैं बर्ड फ्लू। तो ये जो है 2 बीमारियां ऐसी हैं जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर यानी कि पूरे विश्व में जो है काफ़ी तरह से बुरी तरह से फैली थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण के कारण जो है दुनिया में आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। इससे गरीब देशों और गरीबी होते जाते हैं और अमीर देश और अमीर होते जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण देशी उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना दबदबा बना लेती हैं और घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा देती हैं। तो ये जो है वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम हैं। आप देख सकते हैं कि आज भारत में सबसे ज़्यादा चाइनी कंपनीज़ के जो है मोबाइल बिकते हैं। आपने देखा होगा चाइनीज़ कंपनी का सबसे ज़्यादा मोबाइल बिकते हैं, इसलिए जो है वो वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो है चीन की कंपनियां यहाँ पर अपनी कंपनियां खोल सकी और यहाँ पर जो है उन्होंने अपने फ़ोन लॉन्च कर दिए। अब हमारा अगला प्रश्न आता है ब्लैक के सहमति पत्र से असहमत किन्हीं 2 देशी रियासतों यानी रजवाड़ों के नाम लिखिए। तो ब्लैक के असहमति पत्र से असहमत 2 देशी रियासतें हैदराबाद और जूनागढ़ हैं। अगला आता है किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ये संघ राज्य हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य हैं जिनमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रस्तावना आदि। तो ये जो है भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे हैं। हमें लेकिन जो है 2 ही लिखने थे, लेकिन हमने जो है ये सारे इसलिए लिखते हैं। आप यदि कोई भी भूल जाते हैं तो आप जो है इनमें से याद रख के लिख सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रस्तावना आदि। तो ये जो है सभी भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहां चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में पंजाब में चलाया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की थी। तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में विफलता के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सैन्य हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कहो या हस्तक्षेप कहो। तो पाकिस्तान में सैन्य कूदों और राजनीतिक अशांति के कई मामले रहे हैं, जिनमें सेना, पादरी और भूस्वामी अभिजात वर्ग ने मिलकर निर्वाचित सरकारों को बराबर हटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी रही है। इसीलिए जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है ये जो क्या है उसके बाधक का कारण है, यानी लोकतंत्र के बाधक का कारण। अगला आता है राजनीतिक अस्थिरता। तो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक सैन्य संघर्ष, राजनीतिक भ्रष्टाचार और कमजोर नागरिक सरकारों के खिलाफ सैन्य प्रतिष्ठान के तख्तापलट की वजह से देश में मार्शल लॉ लागू हुआ था, जिसके कारण जो है वहाँ पर लोकतंत्र में ये सभी बाधाएं हैं। अगला आता है आर्थिक समस्या। तो अर्थव्यवस्था की कमजोरी और गरीबी भी राष्ट्र के लोकतंत्र संस्थाओं को प्रभावित करती है। अगला आता है असंतोष, यानी असंतोष और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच विवाद भी लोकतंत्र की सफलता को अवरुद्ध करता है, जिसके कारण जो है लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के विषय में हमारे देश के क्या तर्क हैं। तो संयुक्त
राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के तर्क ये हैं जिनमें भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को बढ़ावा मिलेगा। भारत को वैश्विक राजनीति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन और रूस के बराबर खड़ा करेगा। भारत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएगा यदि उसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो। और भारत को पीओके और बलूचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। भारत पाक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा उदार लोकतंत्र है। लेकिन अब जो है भारत जो है दुनिया का सबसे जनसंख्या में भी सबसे बड़ा देश है, दूसरा नहीं बल्कि पहला सबसे बड़ा देश है। भारत ने हाल ही में परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा हासिल किया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आतंकवाद आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है। आतंकवाद से जुड़े कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें आतंकवाद से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है। आतंकवादी समूह अक्सर धार्मिक, राजनीतिक या जातीय उद्देश्यों के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। आतंकवाद के कारण आर्थिक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे पर्यटन उद्योगों की हानि और सुरक्षा खर्चों में वृद्धि होती है। तो ये जो है सभी आतंकवाद को जो है कारण हैं और ये जो है देशों को भी प्रभावित करते हैं, सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। और आतंकवाद के कारण नागरिकों में चिंता, क्रोध, दुख और असहायता की भावनाएं पैदा होती हैं। आतंकवाद के लिए कोई एक निश्चित कारण नहीं है, बल्कि कई कारण उत्तरदायी हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए कई तकनीकों की जरूरत पड़ती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक राजनीतिक में पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या क्यों बन गई है? तो पर्यावरण की समस्या राजनीतिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि लोगों के चुनावी और राजनीतिक नेताओं के फैसलों का सीधा असर हमारे पर्यावरण पर होता है। राजनीतिक नेता या सरकारें कई बार पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, जिससे जलवायु परिवर्तन, जल संकट और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण जो है वैश्विक राजनीति में जो है पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या बन जाती है। क्योंकि जब जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है तो वो जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और इसके कारण जो है ये एक गंभीर समस्या है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं सकारात्मक परिणाम। तो हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति के दौरान कृषि भूमि की प्राप्ति इकाई उपज में 30% से ज़्यादा का सुधार हुआ। हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में अधिशेष में भी वृद्धि की। हरित क्रांति ने ग्रामीण रोजगार में भी वृद्धि की थी। तो ये तो जो है हरित क्रांति के हैं सकारात्मक प्रभाव। और अब आता है नकारात्मक प्रभाव। तो रासायनिक उर्वरकों ने ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हुई और कीटनाशकों के असंतुलित इस्तेमाल से कई बीमारियां फैली। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के ज़्यादा इस्तेमाल से किसानों और उपभोक्ताओं की सेहत पर असर पड़ा। पंजाब को कैंसर बेल्ट कहा जाता है। पंजाब में नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ा। तो ये जो है नकारात्मक प्रभाव है हरित क्रांति के। अब आता है पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला था ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान। तो पूर्वोत्तर की जनजातियां और समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है एक आकांक्षाओं का कारण है। अगला आता है आर्थिक और सामाजिक असमानता। तो क्षेत्र में अधिक आर्थिक विकास की कमी और विकास का असमान वितरण है। तो ये भी जो है उसमें सबसे ज़्यादा एक बड़ा कारण है। अगला आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, यानी कि केंद्र और नीतियों और निर्णयों में पूर्वोत्तर
राज्यों का सीमित प्रतिनिधित्व होता है। अगला आता है सुरक्षा और उग्रवाद, यानी कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद और सुरक्षा की समस्या बनी हुई हैं। और इसका अगला पॉइंट आता है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। तो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन होते रहते हैं, जिसके कारण ये भी एक समस्या है। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।